देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने तरीके से चयनित किया जा सकता है जिससे कि 2 विशेष सदस्य सदैव वर्जित रहते हैं। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और इसमें देखिए सबसे पहली बात तो उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि टोटल 10 सदस्य हैं और 10 में से वो कह रहा है 2 विशेष सदस्य वर्जित रहते हैं सदैव, तो 2 इसमें से हटा देंगे क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है, तो इनको इंक्लूड नहीं करना। तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे, अब 8। अब 8 में से आपको 5 का सिलेक्शन करना है, तो 8 में से आपको क्या करना है, 5 का सिलेक्शन करना है। 8 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 5 का। तो इस तरह से हमने लिख दिया 8 में से 5 का सिलेक्शन करना है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऊपर अंश में 8 से घटते हुए क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में 5 संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसको मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि घटते हुए क्रम में मतलब 8 से पहले क्या आता है 7, 7 से पहले क्या आता है 6, 6 से पहले क्या आता है 5 और 5 से पहले आता है 4। तो इस तरह से ये 5 संख्याएं हो गई। देखिए 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, इस तरह से लिख देना है। और यहाँ पे क्या करेंगे 5 से लेके और घटते हुए क्रम में 1 तक ले जाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 और गुणा में 1। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो पहले तो देखिए 5 से 5 कटा, 4 से ये 4 कटा, 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 2 से फिर 2 कट गया, यानी 8 सत्ते 56। तो कितने टोटल हो गए, कितने तरीकों से चयनित किया जा सकता है, तो 56 तरीकों से चयनित किया जा सकता है। ठीक है, 56 तरीकों से, यानी ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महेश एक दुकान से 654 रुपये में एक कमीज खरीदता है। बिक्री कर की दर 9% है। वह दुकानदार को शर्ट पर इतने रुपए कम करने को कहता है जिससे वह बिक्री कर के साथ एक शर्ट को 654 रुपये में खरीद सके। शर्ट की कीमत में की जाने वाली आवश्यक कमी क्या है। तो वही वो कहता है कि देखिए बिक्री कर लग रहा है 9%, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई 100 रुपये उसकी कीमत है, मान लीजिए सब, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये उसकी कीमत है। अब 9% उस पर बिक्री कर लग रहा है, तो 9 और जोड़ देंगे तो अब कीमत कितनी हो गई 109, ठीक है। तो 109 जी क्या है, बिक्री कर सहित है। तो वो कह रहा है कि हमें इस बिक्री कर से कोई लेना देना नहीं, हमें तो आप ऐसा करो कि 654 रुपये में आप शर्ट दे दो, 654 में हमें ऐसे शर्ट दो कि उसमें हमारा बिक्री कर भी शामिल हो जाए, ठीक है। बिक्री कर हम अलग से नहीं देंगे। तो कितना कम करने को कहता है, भाई इसने कहा कि 654 में, तो बोला ठीक है हम 654 में ही खरीदेंगे। अब इसमें आप बिक्री कर एडजस्ट कर लीजिए, जो भी करना है वो कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो 109% की जो वैल्यू है ना, वो कितने के बराबर है, 654 के बराबर है, क्योंकि 654 रुपये टोटल मिला के उसका 654 रुपये में खरीद रहा है उसको, ठीक है। कितने में खरीद रहा है वो, 654 में खरीद रहा है। तो 109% की वैल्यू 654 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 654 ऊपर आ जाएंगे और बटे में क्या हो जाएगा 109 आ जाएगा। तो अब ये देखें तो अगर ये काटें तो कितने बार कट रहा है, ये 6 बार कट रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट बराबर 6 हो गया। तो 1% बराबर 6 या 1 यूनिट बराबर 6 एक ही बात है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो तो कह रहा है भाई हर चीज़ अपने आप में एक 100 होती है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू बराबर हो जाएगी 600, यानी 600 रुपये की ये शर्ट की कॉस्ट हुई। तो 600 रुपये की कॉस्ट से आप देख लीजिए, अब आप चेक कर लीजिए। देखिए 600 रुपये की अगर शर्ट है और उस पर अगर वो 9% बिक्री कर लगाता है, तो 6 नाम 54, तो यहाँ पे 54 रुपये उसको क्या लगेगा, बिक्री कर लगेगा। तो कुल मिला के शर्ट उसको 654 की पड़ जाएगी। यानी हमने इसको चेक भी कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया। तो कितने रुपए कम करने को कह रहा है वो, 54 रुपये कम करने को कह रहा है उससे, मतलब 54 रुपये कम करने को कह रहा है। कितने रुपए कम करने को कह रहा है, 54 रुपये, क्योंकि 600 की शर्ट है, 654 इंक्लूडिंग टैक्स है। तो कितने रुपए कम करने को कह रहा है वो, 54 रुपये कम करने को कह रहा है, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 500 तथा 700 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से आरंभ या समाप्त होती हैं। तो अब देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए 500 से 700 के बीच में, तो पहले तो हम 500 से देखते हैं। तो 500 के बाद नेक्स्ट ऐसा नंबर क्या आएगा जिसमें 6 होगा, 506, फिर आएगा 516, फिर आएगा 526, फिर आएगा 536, फिर आएगा 546, फिर आएगा 556
और फिर 560 नहीं आएगा इसमें। देखिए ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि 560 इसलिए नहीं आएगा कि ना तो ये 6 से आरंभ हो रही है संख्या, ना 6 पे समाप्त हो रही है, तो 560 हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें 566 आएगा और 566 के बाद 576 आएगा और फिर कितना आएगा 586 और 596। तो ये हमारी यहाँ पे ये संख्याएं हो गई 599 तक की हमने ले ली। ठीक है, 500 से 599 तक की। तो अब काउंट कर लीजिए इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं तो ये हो गई हमारी सीधी सीधी। ठीक है, अब हम देखें कि यहाँ पे 600 से लेके 600 से और 699 तक कंटिन्यू ऐसी संख्याएं हैं जी जिनमें या तो शुरू में 6 आता है या शुरू और अंत में दोनों में 6 आता है। तो ये देखिए 600 से 699 तक कितनी हुई, ये 100 संख्याएं होंगी, क्योंकि 601 से 699 तक 99 और ये 600 वाली एक संख्या और लेंगे तो ये कितनी हो गई 100 हो गई। ये पूरी टोटल संख्याएं कितनी हो गई 100 और 10 ये थी, तो अब 100 और 10 को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 110, यानी 110 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है, उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। समय पूछा गया, तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखें, देखिए यूनिट इसमें देखें, ये मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हमें पहले बदलना होगा। ठीक है, अब एक बात, दूसरी बात हम समझ लें कि हमें जैसा कि पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें चाल कैसे निकालेंगे हम, तो चाल के लिए क्या करेंगे कि देखिए वो कह रहा है कि एक लंबी ट्रेन है जिसकी रफ्तार कितनी है 60 मीटर प्रति सेकंड है और उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति, यानी दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 36 किलोमीटर की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। जब दो व्यक्ति या दो कोई भी मोशन वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही हों तो क्या होगा, स्पीड हमें घटानी पड़ेगी, इसकी चाल हमें घटानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो मान लेते हैं कि इसमें लिख लेते हैं कि डिस्टेंस यानी दूरी बराबर कितनी है 200 मीटर। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। अब देखिए चाल वो कह रहा है कि ट्रेन की चाल, तो हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन यानी S1, तो S1 बराबर कितनी है 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद में वो कह रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी चाल हम मान लेते हैं S2। ठीक है, तो उसकी चाल S2 है और ये है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, तो 5/18 से हम गुणा करेंगे इसमें, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। तो 5/18 से गुणा किया तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी S2 बराबर कितना आ गया हमारा 5 दूनी 10। कितना आ गया, देखिए 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो अब हमारी क्या हुई, यूनिट्स हमने सेम कर ली सबसे पहले। तो अब देखिए स्पीड में क्या करेंगे, हम सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब हमें घटाना है, तो इसमें S1 में से हम S2 को घटा देंगे। ठीक है, तो 60 में से 10 घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 60 माइनस 10, ये हो गई हमारी स्पीड। दूरी हमें दी हुई है कितनी 200 मीटर, तो हम यहाँ पे 200 मीटर यानी 200 और बटे में हमें टाइम यानी समय निकालना है। तो अब ये कितना हो गया, देखिए 50 हो गया और 50 को t से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50t। वैसे हम डायरेक्ट भी काट सकते थे इसको। ठीक है, तो 50t बराबर 200, अब काट दीजिए तो 50 0 से 0 कटा और 5 चौके 20, तो t बराबर क्या आ गया 4 सेकंड आ गया। तो t बराबर हमारा आ गया 4 सेकंड, तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो t बराबर 4 सेकंड यानी ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति एक बाइक को 50,440 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, 50,440 में खरीद रहा है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है। अब इसमें बिक्री कर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है, यदि बिक्री कर की दर 4% है तो बाइक का वास्तविक मूल्य बताइए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाइक का वास्तविक मूल्य 100 है तो उस पर बिक्री कर कितना लग रहा है 4 लग रहा है, यानी टोटल बाइक कितने की पड़ रही है 104 यूनिट की पड़ रही है या 104 रुपए की पड़ रही है यहाँ पे। अब देखिए उसकी वास्तविक कीमत कितनी है 50,440, क्योंकि इसमें कह रहा है कि बिक्री कर भी शामिल है, तो यानी 104 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 50,440। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50,440। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अगर इसको काटते हैं तो 4 से काटते हैं पहले, तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और इसको 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 एकम 4 और यहाँ पे 0 का 0।
अब देखिए यहाँ पे 2 से काट देते हैं तो 2 से 13 बार कटेगा ये, और इसको काटेंगे तो 2 ही 6 12 और 2 तिया 6, 0 का 0, 2 पंजे 10, क्योंकि यहाँ पे एक का अंक था, भाग नहीं जा रहा था, भागनाष्टम बिंदी आ गई, तो ये गलती नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ पे 6305 आया। अब ये 13 से कट रहा है क्या देख लेते हैं, तो 13 से काट के देखते हैं। यहाँ पे 13 चौके 52, तो कितने बचे 11 बचे, तो 13 अट्ठे 104, तो 1 6 बचे और 13 पंजे 65, कट गया 485 बार। ठीक है, तो 485 बार कट गया ये पूरा पूरा। तो यानी क्या हुआ कि एक यूनिट की जो मतलब जो वैल्यू जो इसकी आई वो कितनी आई, 1% की वैल्यू, यानी अगर हमने इसको 104% था तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 485 रुपये। अब हमें निकालनी है 100%, क्योंकि वो कह रहा बिक्री का उसमें शामिल नहीं करना है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% बराबर क्या होगा, 485 में 100 का गुणा कर देंगे, तो 485 और गुणा में 100 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4850 इतना रुपये आ जाएगा, 48,500 रुपये आ जाएगा। तो ये 48,500 रुपये, 48,500 रुपये ऑप्शन 1 है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लोहे का बक्सा 770.75 रुपये में खरीदा गया और उसे 50.25 रुपये के लाभ पर बेच दिया। उस बक्से का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी, और प्लस लाभ यानी प्रॉफिट, ये होता है। तो इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, इतने में खरीदा गया, तो ये इसका क्रय मूल्य है। तो क्या क्रय मूल्य कितना है, 770 और दशमलव में 75, दशमलव में क्या है 75, और धन प्रॉफिट कितना है 50.25। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे अलग से जोड़ लेते हैं, 770.75 और यहाँ पे कितना है 50.25। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, हाथ का आया 1, 7 और 1 8 और 2 10। ठीक है, 1 आया तो 1 यहाँ रख दिया हमने, और 7 और 5 12 के 2 हाथ से लाया 1, तो 7 और 1 8, यानी उत्तर कितना हो गया 821 रुपये। तो 821 रुपये यानी ऑप्शन 3 होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 16 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों साथ मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ए जो है इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 दिन। जबकि बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16 दिन। और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, अब अगर हम 24, 16 और 12 का, अगर हम 24, 16 और 12 का यहाँ पे एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, 24, 16 और 12 का एलसीएम आएगा 48। तो यहाँ पे हम 48 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे 24 से 48 को भाग दें तो 24 दूनी 48, तो यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। ठीक है, इसी तरह 16 से 48 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 3 48, यानी यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। और 12 से जब 48 में भाग देंगे तो 12 चौक 48, तो यहाँ पे आएगा 4। अब इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ए का एक दिन की जो एफिशिएंसी है, मतलब ए एक दिन में 2 भाग काम करता है, यानी कुल मिला के जो भी काम है, सपोज करिए कि उसको कुल मिला के 48 पंखे बनाने हैं, तो एक दिन में ए जो है 2 पंखे बना लेता है, जबकि बी एक दिन में 3 पंखे बनाता है और सी एक दिन में 4 पंखे बनाता है। मतलब ये टोटल वर्क है हमारा, ये 48 क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है। तो ये एक दिन में 2 भाग काम करता है, ये 3 भाग करता है और ये 4 भाग काम करता है। टोटल कितना है, 48 भाग है। अब वो कह रहा है कि तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना भाग काम करेंगे। तो देखिए 2 3 5 और 4 9, यानी 9 भाग काम करेंगे। टोटल कितना करेंगे, 48 में से 9 भाग काम कर लेंगे। तो काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि दिनों की संख्या बराबर कितनी होगी, कुल वर्क कितना है 48, तो 48 और बटे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो इस तरह से ये सही बटे में है तो इसको सही बटे में बना लेते हैं। तो 9 पंजे 45, 9 पन्ना 45, 3 बचे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सही, 3 ऊपर आ जाएंगे और बटे में 9 आ जाएंगे। अब ये कट रहा है 3 से 9 तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी उत्तर क्या आ गया हमारा 5 सही 1/3। यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो 5 सही 1/3 कहाँ है, ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 30x बाय प्लस 20yz माइनस 10x बाय माइनस 5yz। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखें ध्यान से कि 30x बाय यहाँ है और 10x बाय यहाँ है, यानी ये एक ही नेचर के हैं। एक्स वाई ये है और एक्स वाई ये है, माने 30 में से आपको 10 घटाने हैं और ये बाई जेड रहा और ये भी बाई जेड रहा, मतलब 20 बाई जेड में से 5 बाई जेड घटाने हैं। तो आपको उत्तर यहीं पे सामने रखा हुआ है। 30 एक्स वाई में से 10 एक्स वाई घटा दीजिए तो कितना बचेगा 20 एक्स वाई। ठीक है, और प्लस का निशान यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो 20 बाई जेड में से 5 वाई जेड घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 15 वाई जेड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन चुटकियों का था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसमें 20 क्या हो गया 20 एक्स वाई प्लस 15 वाई जेड, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये। तो 30:42 समानुपात 35 अनुपात में क्या है, क्वेश्चन मार्क बताना है हमें। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सीधा सीधा कंसेप्ट होता है कि बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा अगर हम करें इस तरह से, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंदर अंदर वाली संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर हम 30 का गुणा क्वेश्चन मार्क से करें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बराबर में क्या आएगा 42 और गुणा में 35, इनकी वैल्यू दोनों की आपस में 42 गुणा 35 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही 30 इंटू क्वेश्चन मार्क की होगी। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की। तो ये 42 गुणा 35 ये ऊपर रहेगा, ठीक है, और बटे में पहुंच जाएगा यहाँ पे 30। अब इसको काट लीजिए तो 6 7 42 और 6 पंजे 30, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7 7 49, 7 7 49। तो ये आंसर इसका कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 49। ठीक है, तो 49 आ गया, यानी ऑप्शन इसका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। 3 क्रमिक संख्याओं का औसत 15 है। तो 3 क्रमिक संख्याएं हैं, देखिए 15 ऐसे हम 3 क्रमिक संख्याएं ऐसे लिख लेते हैं, लगातार संख्याएं हैं तो इनका औसत 15 है, यानी 15 जो है बीच वाली संख्या होनी चाहिए। ठीक है, औसत क्या होता है बीच वाली संख्या। अगर इसमें 5 होती तो 2 इधर ले लेते हम। ठीक है, तो इसमें 3 क्रमिक संख्याएं हैं, कंसिक्यूटिव नंबर्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंसिक्यूटिव मतलब क्या है कि जैसे 2 3 4 5 6 7 51 52 53 इस तरह की। तो ये 15 औसत है तो बीच में हम 15 लिख लेंगे। अब अगर हमसे बड़ी संख्या पूछी है तो 15 के बाद क्या आता है 16, तो उत्तर यहाँ पे 16 हो जाता। अगर वो छोटी संख्या पूछता तो एक इसमें से घटा दीजिए तो 14 हो जाएगा। मतलब 15 में से एक घटा दो तो छोटी आ जाएगी, 15 में एक जोड़ दो तो बड़ी आ जाएगी। अब इसमें उत्तर में जो आंसर में दिया हुआ है सीक्वेंस दिया हुआ है पूरा, तो 14 15 16 ही सीक्वेंस बन रहा है। तो 14 15 16 सीक्वेंस बन रहा है तो हम 14 15 16 ही इसमें टिक कर देंगे। मतलब ऑप्शन 1 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक ट्रेन है, देखिए एक ट्रेन है और वो लंबी है ट्रेन जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितनी 175 मीटर लंबी ट्रेन है ये। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। तो इसकी स्पीड दी हुई है इसमें और यहाँ पे मीटर में दी हुई है। तो अब आपको इसको किलोमीटर प्रति घंटा को इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, पहला काम तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो अब दूरी बटे समय होता है तो चाल कितनी है इसकी 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/18 से गुणा कर देंगे और बराबर, अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है 175 है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 175 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या लिख देंगे 175
मीटर और बटे में हमें टाइम निकालना है, तो टाइम हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से टाइम निकाल लेंगे। तो अब इसको करते हैं कैलकुलेट। तो देखिए, अब देखिए टाइम यहाँ पे है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा 63 गुणा में 5 और गुणा में टी और बराबर में ये आ जाएगा 18, 175 गुणा 18, 175 का 18 से यहाँ पे गुणा हम कर देंगे। ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में पहुँच जाएंगे, तो टी बराबर हो जाएगा 175 तो ऊपर रहेगा और गुणा में 18 भी ऊपर रहेगा और बटे में नीचे पहुँच जाएगा ये 63 और गुणा में 5। ठीक है, तो 63 गुणा में 5, तो अब 5 से पहले तो काट दीजिए सीधा सीधा, ये कट रहा है 5 तिया 15, तो इसको काट दीजिए 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है, तो ये कट गया। अब 7 से कट रहा, देखिए 7 नाम 63 और 7 पंजे 35, तो 5 बार ये कट गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इसमें कट रहा है क्या, अब आगे 9 से कट रहा है, ये 9 एकम 9, तो 9 दूनी 18, यानी 5 दूनी 10 उत्तर आ गया। तो क्या आ गया, टी बराबर समय बराबर 10 सेकंड उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 10 सेकंड उत्तर आ गया समय बराबर, और 10 सेकंड इसमें ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है। वो कह रहा है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 45 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बतानी है। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि पुल को पार कर रही है ये, तो पुल को पार कर रही है, इसका मतलब हमें पुल की लंबाई माननी पड़ेगी। तो हम मान लेंगे कि माना कि पुल की लंबाई x मीटर है, हमने मान लिया कि माना कि पुल की लंबाई x मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यानी ट्रेन को अपने आप की दूरी तो पार करनी ही पड़ेगी और साथ में पुल की दूरी भी पार करनी पड़ेगी, तो इसमें दूरी क्या होगी, प्लस हो जाएगी, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 300 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही बात ध्यान रखनी है, बाकी तो फॉर्मूला वही लगेगा, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। ठीक है, तो पुल की लंबाई निकालनी है इसमें, तो हमने मान लिया कि माना कि पुल की लंबाई x है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू कुल लंबाई हो जाएगी 300 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई है, तो 300 तो ये रहेगा और प्लस में x आ जाएगा, तो ये d की वैल्यू हो गई। और स्पीड हमें दी है 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो स्पीड को हम क्या करेंगे, 120 इंटू और क्या करेंगे इसमें 5/18, तो 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 × 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो 20 पंजे 100, यानी 100/3 हो गया, ये कितना हो गया, 100/3 हो गया। ठीक है, तो स्पीड हो गई हमारी कितनी, 20 पंजे 100/3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड बराबर 100/3। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, स्पीड की जगह कितना आ जाएगा 100/3, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमने कर ली चेंज इसको, और बराबर डिस्टेंस कितनी है 300 प्लस x, तो यहाँ पे लिख देते हैं 300 प्लस x, और बटे में हमें समय, तो समय दिया हुआ है इसमें 45 सेकंड, तो यहाँ पे बटे में 45। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि कैंची गुना करेंगे इसका, तो कैंची गुना करने से पहले हर से हर को काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 15 45। ठीक है, तो ये 15 और यहाँ पे 15 गुणा 100 1500 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 300 और प्लस x, जब हम इसका कैंची गुणा करेंगे तो 300 प्लस x, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बचा, तो 300 प्लस x और बराबर कितना हुआ 100 गुणा 15 यानी 1500। ठीक है, तो ये हो गया 1500, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1500 और माइनस में कितना होगा 300। ठीक है, तो कितना हो गया, x बराबर 1500 में से 300 गए तो कितना हो गया 1200 मीटर, तो यहाँ 1200 मीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1200 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इतना ही हम करते हैं इसमें, और नेक्स्ट जो है पार्ट में हम इसके बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 14 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ के मैदान की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। तो जैसा कि आपको पता है कि आंतरिक परिधि, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, आंतरिक परिधि, तो आंतरिक परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये मान लीजिए आंतरिक परिधि है, तो ये इसकी त्रिज्या हम इसमें
स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है, त्रिज्या। तो यहाँ पे परिधि का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आंतरिक परिधि कितनी दी है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं, कितनी दी है 440। तो 440 मीटर दी है, तो आंतरिक परिधि बराबर 440 और ये मीटर है। अब देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो हमने इसकी स्मॉल आर मान ली, तो 2 पाई आर बराबर कितना होगा 440, ठीक है। अब इसको जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 22/7 रख देंगे पाई की वैल्यू, तो 22/7 और गुणा में आर हमें इसकी निकालनी है, फाइंड करनी है। तो आर और बराबर में 440 आ गया, ठीक है। तो अब इसको काट लीजिए, तो ऊपर का ऊपर से कट जाएगा। देखिए 22 से कटा, ये 22 दूनी 44, 20 बार कटा, और 2 से ये कट गया, 2 दाई 20, तो 10 आ गया। यानी आर बराबर, और ये बटे में 7 है, तो देखिए आर बटे 7 बराबर 10 है, तो 10 सत्ते 70, यानी आर बराबर क्या हो गया 70 हमारा मीटर में आ गई वैल्यू, 70 मीटर आ गई। तो अब देखिए आर बराबर 70 आ गई, बट वो कह रहा है कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या मतलब ये वाली त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली त्रिज्या क्या है, मान लेते हैं हम कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर बराबर क्या होगा स्मॉल आर और प्लस इस रोड की चौड़ाई। और इस रोड की चौड़ाई कितनी दी है, देखिए रोड की चौड़ाई इस क्वेश्चन में दी है 14 मीटर। चौड़ा एक वृत्ताकार रोड है, तो इसकी चौड़ाई कितनी दी है, ये वाली चौड़ाई जो दी है वो 14 दी है। कितनी दी है 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे r + 14 कर देंगे, तो बड़े वाले वृत्त की आ जाएगी। तो इस तरह से r + 14, कैपिटल R बराबर r + 14। तो अब r की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, r की वैल्यू निकाली थी 70। तो यहाँ पे लिख देते हैं 70 और प्लस में 14, ठीक है। तो r बराबर यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 70 में 14 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 84। तो 84 मीटर, यानी 84 मीटर कहाँ है, ऑप्शन 2 है, ठीक है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं इसके पार्ट 2 में डाल दूंगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।